बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बाय ट्रिक्स। तो बच्चों, हम फर्स्ट ईयर की बायो बुक में से बायो एनर्जेटिक की यूनिट में हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं जनरल इंट्रोडक्शन और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में और साइंटिस्ट के नाम हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो मेनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में है। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कल जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था क्लोरोफिल का, उसमें मैं ये बताना भूल गई थी कि ये जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के दरमियान जो ऐसे 6 कार्बन्स वाली रिंग्स बनती हैं, 4 रिंग्स, ये डिटेल स्ट्रक्चर मैं बता चुकी हूँ पिछले लेक्चर में। ये 4 रिंग्स जो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम इनके दरमियान में बनती हैं, इसको बोला जाता है पायरोल रिंग, और इनको कंबाइन बोला जाता है पोरफायरिन रिंग। और यहाँ पे मज़ीद 5 कोनों वाली रिंग्स बनती हैं, से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और जो 11th पोजीशन है वहाँ से ऐसे टेल उसकी बनती है। अब इस टेल का जो स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है फाइटोल। फाइटोल ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो यहाँ पे लिख लेती हूँ, दिस हेड इज हाइड्रोफिलिक, यानी इसको पानी से डर नहीं लगता, ये पानी से प्यार करता है। और ये जो टेल है दिस इज हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से डर लगता है। और ये क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वो किस तरह थैलेकॉइड में एम्बेडेड होता है, जिससे ये है थैलेकॉइड। थैलेकॉइड का मैं बता चुकी हूँ, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे एक दूसरे के ऊपर नीचे रखे होते हैं और एक स्टेक सा या पायल सा बनाते हैं। अगर एक कॉइन हम लें और उसके मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो यहाँ पे मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसका ये हेड है क्लोरोफिल का और यहाँ पे टेल है, यानी टेल इसमें एम्बेडेड होती है, टेल इसकी एम्बेडेड है यहाँ पे, और हेड थोड़ा सा बाहर है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। अच्छा, मेनली एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में है कि जैसे कि हमें पता है कि पूरी कायनात सन से एनर्जी लेती है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कुछ एनर्जी अर्थ पे आती है और कुछ जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। अब ये एनर्जी प्लांट्स में अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया होता है जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। उसमें हम डिफरेंट पिगमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, इसके अलावा ज़ैंथोफिल। ये डिफरेंट पिगमेंट्स हम पढ़ते हैं कि ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं कैसे। और ये पिगमेंट्स जो है ये है थैलेकॉइड। अगर मैं फिर से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, अगर कोई बच्चा नया है, ये है लीफ के मीजोफेल सेल में, दिस इज मीजोफेल सेल। मीजोफेल सेल में ये है क्लोरोप्लास्ट, ये हमने बनाया क्लोरोप्लास्ट। दिस इज लीफ, दिस इज मीजोफेल सेल,
दिस इज क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थैलाकॉइड्स होती हैं, थैलाकॉइड्स, ये एक कॉइन जो है इससे, जैसे कि ये एक कॉइन है, इसको थैलाकॉइड बोला जाता है। थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे, ये थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्लोरोफिल और डिफरेंट पिगमेंट्स लगे होते हैं जो कि सन की एनर्जी को कैप्चर करते हैं। अब सन की एनर्जी यहाँ से आएगी, लेकिन सन की जो एनर्जी आती है उसमें एक खास एनर्जी के वेवलेंथ वाली लाइट, जिसे हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वही हमारे प्लांट्स जो है उनको एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं 7 कलर्स, जिसे हम बोलते हैं वेब क्योर। 7 कलर्स हम विजिबल स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, यानी वॉयलेट, इंडिगो, वेब ब्लू, G for green, Y for yellow, O for red and O for orange and R for red। ये 7 कलर्स जो है ये सिर्फ विजिबल है और यही बेनिफिशिएंट है इस चीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए। बाकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं या इंफ्रारेड रेज हैं उसे हम, हमारे प्लांट्स जो है उसे यूज़ नहीं कर सकते। बस ये विजिबल स्ट्रक्चर जो है, विजिबल लाइट, वही प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो सन से एनर्जी आती है, सन से जो एनर्जी आती है, ये लाइट आते हैं, तो उनकी वेवलेंथ डिफरेंट होती हैं। वेवलेंथ कल के लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि अगर ये वेवलेंथ किसे कहते हैं, ये जो 2 क्रेस्ट हैं, क्रेस्ट या जैसे कि पहाड़ के पीक होते हैं, ऐसे इन क्रेस्ट के दरमियान का फासला वेवलेंथ कहलाता है। अगर ये इनके दरमियान फासला कम है, इन 2 क्रेस्ट के दरमियान, तो ये कम वेवलेंथ वाली और ज़्यादा एनर्जेटिक वेवलेंथ वाली लाइट होगी। कम वेवलेंथ वाली और ज़्यादा एनर्जेटिक लाइट होती हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट, जैसे कि हम ड्रा करते हैं वेब क्योर पे, तो 380 के रेंज से लेकर 750 के रेंज तक, इसके दरमियान में जो रेंज आती हैं उनकी वेवलेंथ जितनी होती है वही प्लांट जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिससे प्लांट एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बनाया है एक थैलाकॉइड। इस थैलाकॉइड का अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ और यहाँ पे जूम करके बना दूँ, ये मैंने बनाया है थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन। यहाँ पर सिर्फ एक पिगमेंट्स नहीं होता, यहाँ पर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये A, B यानी C, D, कैरोटीनॉइड्स के पिगमेंट, ज़ेंथोफिल के पिगमेंट, ये सारे जो होते हैं यहाँ पे होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये सन की एनर्जी को पहले ये ट्रैप करते हैं, फिर रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस मतलब कि ये एनर्जी इसको देता है और ये इसको देता है, इस तरह एनर्जी ये बॉल खेलते हैं आपस में। फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लोरोफिल ए बोलते हैं। क्लोरोफिल ए सबसे मेन जो है पिगमेंट है जो कि लाइट को यूज़ कर सकता है। और ये सारी एनर्जी जितनी भी यहाँ पे पिगमेंट्स हैं, A, B, C, D, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, वो सब अपनी एनर्जी जो है वो इसको A को देते हैं। ये क्लोरोफिल A है। फिर क्लोरोफिल A इसको यूज़ करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और इन पिगमेंट्स को एक्सेसरी पिगमेंट्स बोला जाता है। एक्सेसरी पिगमेंट्स सबसे मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल ए है। ये हमने बना लिया। अब देखते हैं कि अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है। यहाँ पर हम एक स्पेक्ट्रम लेते हैं,
जैसे कि बैंड ऑफ लाइट। ये हमने स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिस पे हम नापते हैं कि कौन कौन से कलर्स कहाँ कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं। ये हमने लिया विजिबल लाइट के लिए एक स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, ये जो है ये मैं मिटा देती हूँ। ये हम एक अब प्लॉट कर रहे हैं, एक ग्राफ। ये है 350 से लेकर 400 और 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 तक के नैनोमीटर की वेवलेंथ यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि कितने परसेंट यहाँ पे क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है जब सन की एनर्जी आती है तो सन की एनर्जी आती है तो कौन सा पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, अगर 10-20% हम लिख ले, 30, 40, 50, 60, 70, इस तरह। तो यहाँ पे अगर हम नोट देख लें कि क्या होता है, यहाँ पे हम ड्रा करें किसको, क्लोरोफिल ए को। ये नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हम ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे क्लोरोफिल ए को, कि क्लोरोफिल ए कितनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से जो हमारे पास इसकी पीक बनेगी 400 नैनोमीटर से 460 नैनोमीटर तक। 400 नैनोमीटर से यहाँ से हम ड्रा कर लेते हैं 400 नैनोमीटर से, यानी ये यहाँ पे होगा, जाएगा इससे 400 नैनोमीटर से 650 तक, 460 तक। 460 कहाँ पे आएगा, ये पीक बना लेते हैं, 460 यहाँ पे आता है। फिर ऐसे, फिर ये रेड रीजन पे जब जाएगा 630 नैनोमीटर से, ये 600 हो गया, ये 630 यहाँ पे होगा। फिर ये फिर से ऐसा ऊपर जाएगा 660 नैनोमीटर तक, तो ऐसे ये फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाके 630 नैनोमीटर पे, यानी ये 630 नैनोमीटर पे फिर नीचे आया है, ऐसे ये होगा। ये है क्लोरोफिल ए, दिस वी कॉल क्लोरोफिल ए। यानी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब की लाइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, कहाँ पे सबसे कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया ज़्यादा मिकदार में, 400 से लेकर 450 तक। 450 नहीं, 450 और 460 के दरमियान आता है। इसके दरमियान में इसने ज़्यादा ऊंचा पीक बनाया है, बहुत बड़ा पीक बनाया है। यहाँ पे इसने इस वेवलेंथ को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है क्लोरोफिल ए। और एक फिर दूसरी पीक बनती है जो कि है 630 से लेकर 660 तक या 670 तक, इस तरह की पीक बनती है। यानी क्लोरोफिल ए की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है, जो एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है, जिन वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, वो कौन सी होगी, वो वेब क्योर, यानी वेब अगर हम देखें तो ब्लू रीजन पे, वेब क्योर्स यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू रीजन पे। और ये कौन सी होगी, ये रेड, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी रेड रीजन और ऑरेंज और रेड रीजन, और ज़्यादातर रेड रीजन में आता है। ऑरेंज का थोड़ा सा पार्ट आता है। इस रेड रीजन की जो वेवलेंथ है
उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, और इसके अलावा जो इंडिगो या जो वायलेट कलर है या ब्लू कलर है उसको, उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे अगर हम क्लोरोफिल बी को देखें तो क्लोरोफिल बी क्या करता है, क्लोरोफिल बी यहाँ से जाएगा, क्लोरोफिल बी फॉर एग्जांपल क्लोरोफिल बी यहाँ से जाएगा, जैसे कि ये है क्लोरोफिल बी, उनकी भी पीक बनेगी ऐसे, यानी 450 और 500 के दरमियान में, इस तरह उनकी पीक बनेगी। और यहाँ पर भी यानी रेड रीजन में भी उसकी एक पीक बनेगी ऐसे 700 तक, यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी हैं, क्लोरोफिल बी वो किस रीजन की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं, वो ज़्यादातर ब्लू रीजन की और रेड रीजन जो है उसकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा अगर हम कैरोटीनॉइड्स को देखें तो कैरोटीनॉइड्स जो है वो है कहाँ पे जाएगी, 430 से 450 नैनोमीटर तक, 470 नैनोमीटर तक। अब ये हम कर लेते हैं 430 से, ये हमारा कैरोटीनॉइड का बन रहा है। अगर मैं दूसरे पेन से ड्रा करूँ 430 नैनोमीटर से, ये है 4, ये हमारा हो गया 4, और यहाँ पे हमारा आ गया 30, यानी यहाँ पे आता है, यहाँ पे तकरीबन आता है 430, और ऐसे ये दिस इज कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में क्या है, जैसे कि कैरोटीनॉइड के जो पिगमेंट्स हैं वो जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं वो कौन सा रीजन है, वो 430 से 470 तक, 430 से 470 तक के रीजन को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हैं। बाकी जो 500 और 600 के दरमियान का जो रीजन है इसमें ग्रीन और येलो कलर्स आ जाते हैं, ग्रीन येलो कलर्स की जो विजिबल लाइट है वो आ जाती है, उसको एब्जॉर्ब इतना नहीं करते। ये जो पिगमेंट्स हैं इसको थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते। इसलिए जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो हमें कैसे नज़र आते हैं, ग्रीन नज़र आते हैं। ग्रीन कलर चूँकि डार्क होता है तो वो येलो कलर को, यानी येलो कलर पर नज़र नहीं आता और ग्रीन कलर ही नज़र आता है, क्योंकि येलो कलर थोड़ा सा लाइट होता है और ग्रीन कलर डार्क होता है। इस वजह से पत्ते जो हैं वो हमें ग्रीन कलर के नज़र आते हैं, क्योंकि ये ग्रीन कलर और येलो कलर जो है वो प्लांट रिफ्लेक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट करने की वजह से हमें वो कलर नज़र आता है। और ये जो है, ये जो बाकी वेवलेंथ की जो लाइट है उनको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करने से हमें वो कलर नज़र नहीं आता और रिफ्लेक्ट करने से हमें वो कलर नज़र आता है। कुछ प्लांट्स के पत्ते डार्क ग्रीन होते हैं और कुछ प्लांट्स के पत्ते लाइट ग्रीन होते हैं। उसकी यही वजह होती है कि वो कहीं पे यानी येलो को थोड़ा सा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वो थोड़े से लाइट कलर के होते हैं। अगर वो डार्क ग्रीन के हैं तो वो एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। येलो कलर को अगर वो ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करे तो वो थोड़े से लाइट कलर के होते हैं। अगर वो ग्रीन कलर को, यहाँ पे ग्रीन कलर की वेवलेंथ है उसको रिफ्लेक्ट करें, उसको एब्जॉर्ब ना करें बल्कि रिफ्लेक्ट करें तो वो डार्क कलर के होते हैं। तो ये तो था हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हम पढ़ेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बिल्कुल अलग चीज़ है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं कि किस तरह पिगमेंट्स डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं, दिस इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम कहते हैं कि जैसे कि ये हमने प्लॉट किया, ड्रा किया एक ग्राफ,
इसको फिर वही इसी तरह वो कर लेंगे, जैसे कि 380, 350, 350 से 400, 400 से 450, 500, 550, 600, 650, 700, बस इस तरह हम ड्रा कर लेंगे। और ये कौन से रेंज तक होती है? 750 तक हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये वेवलेंथ को शो करते हैं। वेवलेंथ, इसमें क्या होता है, इसमें हम अगर हम ड्रा करें तो पीक हमारे पास ऐसे ऐसे आएगा ब्रॉडर, और ये जो 500 और ऐसे पीक आएगा, थोड़ा सा ब्रॉडर पीक आएगा, और इसके दरमियान में ऐसे ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा सा आएगा। इसका मतलब क्या है एक्शन स्पेक्ट्रम का? एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जितनी वेवलेंथ की लाइट पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब कर ली, अब उस एब्जॉर्प्शन की वजह से उसने कितना वो लाइट कितनी एफिशिएंट रही, यानी उस एब्जॉर्प्शन की वजह से उसने कितना फोटोसिंथेसिस किया। तो ये फोटोसिंथेसिस की जो पीक है वो थोड़ी सी ब्रॉडर है, और बाकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम पढ़ते हैं वो अलग अलग पिगमेंट्स का हम देखते हैं वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन। लेकिन यहाँ पे हम टोटल जो वेवलेंथ बनती है, यानी क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स और बाकी पिगमेंट्स की जो पीक बनती है, उनका हम काम देखते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, कौन सी पीक पे कितना काम किया उन्होंने। तो यहाँ पे 3 पीक्स हमारे पास जो बन रही थी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की, तो वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ, तो ये पीक जो है ये ब्रॉडर बनी है। और यहाँ पे जो है नीचे अगर हम वैली में आए, तो वैली में अगर हम उसको देखें जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, तो वहाँ पर ऐसे ऐसे हमारे पास प्लॉट ये डायग्राम बन रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम बन रहा है, क्योंकि कुछ न कुछ अगर हम तीनों को मिला लें तो कुछ न कुछ यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हुआ है। इस वजह से ये जो वैली है ये थिकी है, और ये जो इस हेल के पीक्स हैं ये ब्रॉडर बने हैं, यानी इस जगह पे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है और इस जगह पे भी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है। क्या मतलब है कि जितनी वेवलेंथ की लाइट पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब की है उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हर पिगमेंट को हम अलग अलग वेवलेंथ से नापते हैं, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं कि उस वेवलेंथ की एब्जॉर्प्शन की वजह से सारे पिगमेंट्स ने जो एफर्ट दिए हैं, जो वर्क किया है, वर्क इनका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की है। वो क्या बन रहा है, उनका जो डायग्राम है वो हमारे पास क्या बन रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में इसका डायग्राम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से डिफरेंट बनता है, क्योंकि वहाँ पे वो डिफरेंट वेवलेंथ को हम शो करते हैं, और यहाँ पे इनका जो कंबाइन काम होता है वो हम शो करते हैं। कंबाइन इन्होंने जो काम किया फोटोसिंथेसिस की, उनके 2 पीक्स बने, और ये दोनों पीक्स कहाँ पे बने हैं, एक ब्लू रीजन में और एक है रेड रीजन में। तो इससे हमने क्या अंदाज़ा लगाया कि ब्लू वेवलेंथ की जो लाइट है या रेड वेवलेंथ की जो लाइट है वहाँ पे मोर फोटोसिंथेसिस होती है। यानी अगर हम प्लांट्स को ब्लू वेवलेंथ की लाइट दें या रेड वेवलेंथ की लाइट दें तो वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अब कैसे अंदाज़ा चलाया गया इस एक्शन स्पेक्ट्रम से, ये एक साइंटिस्ट हैं जिसका नाम है T.W. एंगलमैन। T.W. एंगलमैन ने एक एक्वेटिक प्लांट लिया और उसको एक कंटेनर में रखा।
ये है एक्वेटिक प्लांट और इसमें पानी डाल के, ये पानी है और इसके अंदर एक एक्वेटिक प्लांट लिया। कुछ बुक में क्लेडोफोरा लिखा है और कुछ बुक में स्पायरोगायरा लिखा है। अब उसने क्या किया, यहाँ पे अगर उसने एक प्रिज्म रखा, लाइट यहाँ से पास की तो एंगलमैन ने लाइट को एंगल में तोड़ा। ये इस नाम से आप लोग याद रखिए, ट्रिक है ये कि TW एंगलमैन ने लाइट को एंगल में तोड़ा। एंगल में कैसे तोड़ा, वेब क्योर बनाया, मतलब कि लाइट ऐसे 7 कलर्स में टूट गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर उसने ऐसे ऑक्सीजन के बबल्स देखे। जो ब्लू रीजन है, सॉरी जो रेड रीजन है और ब्लू रीजन है, वहाँ पर उन्होंने ऑक्सीजन के बहुत सारे बबल्स देखे। और यहाँ पर उन्होंने बैक्टीरिया, जो एरोबिक बैक्टीरियाज हैं, उनको छिड़क दिया। एरोबिक बैक्टीरिया चूँकि ऑक्सीजन लेते हैं सांस लेने के लिए, तो यहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो जमा हो गई, जो रेड रीजन है और ब्लू रीजन है। तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो रेड वेवलेंथ है लाइट की या ब्लू वेवलेंथ की लाइट जो है वो मोर एफिशिएंट है देन अदर्स। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। कल हम न्यू लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।